न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। इस वक्त मैं बेगूसराय में हूं। बेगूसराय जो कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की जमीन है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार केसरी के नाम से मशहूर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती है, जिन्होंने यहाँ पे काफी काम किया। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं कि बेगूसराय की जनता का क्या कहना है बेगूसराय के बारे में। आजादी के इतने दिनों के बाद भी क्या बेगूसराय में जो जनता चाहती थी उसके हिसाब से काम हुआ, या जनता की उम्मीदों पर यहाँ के नेता या राजनीतिक दल खरे उतरे या नहीं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इनकी सरकार ने 14 महीना में क्या विकास किया बेगूसराय में। सबने हमको मारा है। अगर किसी ने पीठ सहलाई है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनतंत्र खतरे में। शिक्षा के स्तर में इतना गिरा दिया, एक शिक्षक को शिक्षक लिखने नहीं आता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कभी कांग्रेस तो कभी वाम दलों के गढ़ बेगूसराय में इस बार हालात बदले हुए हैं। जातिवादी राजनीति हावी है, तो ऐन चुनाव से पहले सभी दल आम लोगों की समस्याएं सुलझाने में जुट गए हैं। राजनीतिक रूप से सजग बेगूसराय में वोटर्स इस वक्त मौन हैं, लेकिन वाम दलों का गढ़ रहे इस इलाके में एनडीए और महागठबंधन के बीच तीखा मुकाबला है। बेगूसराय में कुल 7 सीटें हैं। फिलहाल 7 में से 3 पर बीजेपी, जेडीयू के खाते में 2 और सीपीआई और आरजेडी के पास 1-1 सीट है। बेगूसराय भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है। कुर्मी, मुसलमान, अति पिछड़ा और वैश्य की भी अच्छी खासी तादाद है। बेगूसराय की 7 सीटों के लिए नेताओं ने सारा दम लगा दिया है, लेकिन वोटरों के मिजाज की बात करें तो यहाँ पीने के स्वच्छ पानी, शिक्षा, सड़क और शहर का विकास अहम मुद्दा है। तो आपने देखा इस खास रिपोर्ट में बेगूसराय की क्या तस्वीर है। न्यूज 24 के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कई मेहमान हैं जो कि बात करेंगे बेगूसराय में होने वाले चुनाव के बारे में। 12 तारीख को बेगूसराय बिहार में 5 चरणों में मतदान होना है, लेकिन बेगूसराय में 12 तारीख को पहले चरण में मतदान होना है। आइए सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में आए अपने अतिथियों से आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ बेगूसराय के सांसद भोला सिंह साहब हैं। भोला सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस धन्यवाद के लिए। और साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद भूमिपाल राय जी हैं, जो कि एक्स एमएलसी जेडीयू के हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से चुनचुन राय जी हैं, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ सीपीआई से हमारे साथ अनिल अंजान साहब हैं, क्योंकि बेगूसराय में कभी कम्युनिस्ट का भी गढ़ रहा था, कम्युनिस्ट के भी यहाँ से सांसद रहे थे। लेकिन सबसे पहले हमारा सवाल डॉक्टर भोला सिंह साहब से है, क्योंकि भोला सिंह साहब यहाँ से सांसद हैं और बीजेपी पूरी ताकत के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर ये चुनाव बीजेपी लड़ रही है। भोला सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि इस बार जिस परिवर्तन की बात बीजेपी कर रही है वो परिवर्तन वाकई बिहार में आएगा? हमारी समझ है और हमारा विश्वास भी है, और जनता की जो गतिविधि है और जो रुझान है उसमें 100% बिहार की जनता राजनीतिक परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन होगा। हम भूमिपाल राय जी, जो कि जेडीयू के एक्स पहले एमएलए रहे हुए हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आप भोला बाबू की बात से सहमत हैं कि क्या बेगूसराय का विकास हुआ है? क्योंकि आपकी सरकार 10 साल तक यहाँ पे जेडीयू की सरकार थी, इससे पहले 15 साल तक आरजेडी की सरकार थी। क्या आप मानते हैं कि बेगूसराय की जनता के साथ जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है? कि विकास बेगूसराय में हुआ है, लेकिन जो हमेशा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य की दर्जा की बात उन्होंने करते रहे हैं। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो उसके हिस्से में बेगूसराय की विकास की रफ्तार और तेज होती। ना कि राजेंद्र पुल का निर्माण यहाँ पे 1.5 साल से करीब हो रहा है और लोगों को उससे काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र पुल का निर्माण अभी तक क्यों नहीं हो पाया? देखिए, ये तो भारत सरकार का रेल पुल है। भारत सरकार के लोगों को जवाब देना चाहिए। बेगूसराय की जनता और बेगूसराय में विकास अवरुद्ध होने का 1.5 सालों में एक कारण राजेंद्र पुल भी है। ये भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। भोला बाबू, आप तो सांसद रहे हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है कि राजेंद्र पुल का निर्माण इतने लंबे समय तक भी पूरा नहीं हो पाया है? क्योंकि उन्होंने कहा कि बताता हूँ, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। हम तो मात्र 1.5 बरस
केंद्र की सरकार में हुए, जो 10 वर्षों तक रहे, और 6 वर्षों से राजेंद्र पुल मरा पड़ा था। और जब मैं एमपी बन के गया पार्लियामेंट में, हमने अपनी सरकार के मंत्री को कहा, अगर शर्म है, हया है, तो बताओ ये पुल किसका है, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और मुझे कहते हुए खुशी है कि 3 दिनों के अंदर भारत सरकार ने 25 करोड़ रुपए राजेंद्र पुल की मरम्मती के लिए दिए। उसका एक हिस्सा करीब करीब पूरा हो चुका है, दूसरा हिस्सा नवंबर तक पूरा होगा। उम्मीद करते हैं कि बेगूसराय की जनता के सामने भोला बाबू, जो कि क्षेत्रीय सांसद हैं, उन्होंने कहा कि राजेंद्र पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। लेकिन हम कांग्रेस के जो यहाँ पे हमारे महानुभाव हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या इस बीच में कांग्रेस की ताकत इतनी कम हुई है। लेकिन अभी भी कहा जाता है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के टाइम में जो बेगूसराय का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, अगर उसको पूरा भी किया जाता, वो भी बहुत बड़ी बात थी। कई योजनाएं अटकी पड़ी हुई है। निश्चित तौर पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के समय में बेगूसराय जिले को कांग्रेस के नेतृत्व में, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया गया, प्रतिष्ठित किया गया। अनेक बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान यहां लगाए गए। लेकिन बाद के दिनों में जब 1990 में कांग्रेस की सरकार यहां सूबे बिहार में हटी, उसके बाद निश्चित तौर पर और कई योजनाएं तो 1990 से पहले ही अटक गई थी। जो भी योजनाएं, मैक्सिमम योजनाओं का मतलब कांग्रेस की सरकार ने अमली जामा पहनाने का काम किया। तो हमारे साथ अनिल अंजान साहब भी हैं। अनिल अंजान साहब, कब बेगूसराय में जो डेवलपमेंट अभी तक हुआ है, क्या आपको लगता है कि एक वक्त यहाँ से लेफ्ट के भी सांसद थे, शत्रुघ्न बाबू सांसद थे, क्या बेगूसराय की जनता के साथ न्याय हुआ है अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने राजेंद्र पुल की चर्चा की। हम विकास की बात ना करके हम सिर्फ बेगूसराय को अगर पूर्ववत स्थिति में रख पाते तो यही बेगूसराय के लिए सबसे बड़ी कामयाबी। पूर्ववत स्थिति मतलब किसके वक्त की का बेगूसराय? हम चर्चा कर रहे हैं कि बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र माना जाता था, और आज आप देख लीजिए हमारे फर्टिलाइजर बंद हैं। और फर्टिलाइजर उस समय बंद हुआ जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, रामविलास पासवान जी रसायन मंत्री थे, और बेगूसराय से फर्टिलाइजर हमसे छीन लिया गया। हम किताबों में पढ़ा करते थे एशिया का सबसे बड़ा यार्ड गरहरा यार्ड, आज गरहरा यार्ड वीरान पड़ा है। यही स्थिति थर्मल की है। इसीलिए अभी भी जो बताया जा रहा है तेल शोधक के बारे में, आप जान लीजिए कि हर जगह जहां कहीं भी रिफाइनरी की स्थापना हुई वहां पेट्रोकेमिकल्स लग चुका है। हम लोगों ने लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ने का काम किया। हमारे ऊपर एक से एक जुल्म ढाए गए। आज स्थिति यह है कि पेट्रोकेमिकल्स की बात आप छोड़ दीजिए, हमसे ये औद्योगिक क्षेत्र छीना जा रहा है। 2 बूंद बारिश के बाद बेगूसराय शहर के अंदर आप किसी सड़क से गुजरने की स्थिति में नहीं है। आज की तारीख में हमारा एनएच आज भी फ्लैंक के लिए तरस रहा है। हम जब दूसरे जिला की तरफ बढ़ते हैं तो 4 लेन और 6 लेन का नजारा देखते हैं। और क्या कसूर है बेगूसराय का कि ये एक एनएच अदद जो होना चाहिए यह फ्लैंक के लिए तरस रहा है। इसलिए सवाल बहुत कुछ किया जाना है बेगूसराय में। लेकिन अनिल अंजान साहब ने गरहरा यार्ड के बारे में बात की। 2100 एकड़ जमीन अभी भी पड़ा हुआ है गरहरा यार्ड के लिए, और कई रेलवे के कारखाने, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब वो मधेपुरा लेके गए। नीतीश कुमार पर भी आरोप है कि वो यहाँ पे उस कारखाने की शुरुआत कर सकते थे, क्योंकि जमीन अधिग्रहण एक बड़ी समस्या होती है और 2100 एकड़ की जमीन अभी पड़ी हुई है। हम भोला बाबू से जानना चाहेंगे, भोला बाबू, गरहरा यार्ड की जमीन का इस्तेमाल अभी तक सही तरीके से नहीं हो पाया। इससे पहले भी हालांकि आप सांसद नवादा से थे, लेकिन आपको क्या लगता है कहीं न कहीं जो भी दल के नेता रेल मंत्री बनते हैं वो अपने इलाके में ही सभी परियोजनाओं को लेकर जाते हैं? रमन जी, बिहार केसरी के बाद उनके जमाने में जो विकास हुआ
उनके जाने के बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। गरहरा याद आज जिस अवस्था में है, मैं बताऊं कि बिजली का लोकोसेट और डीजल का लोकोसेट, रेलवे का 11वां बटालियन, डिजिटल इंडिया, ये सभी गरहरा याद में कार्यान्वित हो गए। अब जाके कोई देख सकता है। भूमिपाल जी, क्या आप सहमत हैं जो गरहरा यार्ड के बारे में या बेगूसराय से जुड़े हुए बेगूसराय के आसपास की जो योजनाएं हैं जो कि बंद हो गई हैं, उनकी हालत काफी खराब है? आप कहें कि जनता दल यू के काफी सांसद पिछली बार 2009 में जीत के आए थे, हालांकि सरकार आपकी नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं बेगूसराय की जनता या आसपास के इलाके की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, सरकार चाहे किसी की हो। देखिए, विकास गरहरा यार्ड उपेक्षित रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। भोला बाबू भूल जाते हैं जिस पार्टी के सांसद हैं, पिछले 5 साल उनकी सरकार भी रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में, और कोई विकास गरहरा का उस समय नहीं हुआ, घोषणाएं हुए, और 14-15 महीने हो गए हैं इनके सरकार के, और 14 महीना में एक ईंटा भी बेगूसराय में विकास के नाम पर नहीं लगा है, केवल घोषणा होता है। आदरणीय नेता है भोला बाबू, शब्दों से खेलते हैं और शब्द के ये माहिर लोग हैं, तो इनके शब्दों का जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग विकास खोजते हैं कि इनकी सरकार ने 14 महीना में क्या विकास किया बेगूसराय में। जनता से ही बात करेंगे इस बारे में। आपको क्या लगता है सर कि बेगूसराय के साथ वाकई न्याय हुआ है अभी तक? 2 नदी के बीच में यह शहर बसा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि हर शहरी कब तक दूषित जल पीता रहेगा, डॉक्टर को कब तक हम करोड़पति और अरबपति बनाते रहेंगे। 2 गंगा के बगल में और बूढ़ी गंडक के बीच में हम हैं यहाँ पर, और आप शहर में जाके देखिए हर दुकानदार पानी खरीद कर पीता है। यह स्थिति कब तक रहेगी? ये काफी अहम मुद्दा उन्होंने उठाया कि पानी के बिना किसी भी, चाहे पार्टी से उसका लेना देना नहीं है, आम जनता की समस्या है कि उनको साफ पानी मैसर होगा या नहीं होगा। भोला, वो राष्ट्रकवि दिनकर का ये इलाका है और राष्ट्रकवि दिनकर का गांव, हालांकि आदर्श गांव ग्राम योजना के तहत आपने गोद लिया है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि यहाँ के लोगों के मन में ये कसक है, कम से कम राष्ट्रकवि दिनकर जिनके नाम से पूरा देश जानता है, उनका गांव अभी तक उपेक्षित पड़ा हुआ है? राष्ट्रकवि दिनकर का सिमरिया हमारी राष्ट्रीय और विश्व की पहचान है, और उसे हमने आदर्श ग्राम योजना में रखा है। जिला स्तर पर उसकी योजना बन गई है। योजनाओं के सारे तथ्य स्थापित हो गए हैं और उस पर कार्रवाई प्रारंभ इस चुनाव के बाद होगी। उम्मीद करते हैं कि जो भोला बाबू ने कहा वो सही साबित होगी, लेकिन जनता ने यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण सवाल उठाए, एक पानी का सवाल उठाया और एक शिक्षा का सवाल उठाया। क्योंकि आप जनता दल यू से जुड़े हुए हैं, 10 साल तक आपकी सरकार रही, अभी तक बेगूसराय की जनता को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा की हालत खराब हो रही है, इसका ठेकरा आप दूसरी पार्टियों पे, दूसरी सरकार पे नहीं फोड़ पाएंगे? सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और अभी योजना पर काम चल रहा है, उसके काम भी हो रहे हैं। 10 साल पूरा होने के बाद भी अगर आपको लगे कि योजना पे काम चल रहा है, जो गंगा नदी है वहां से वाटर लाने का, वाटर सप्लाई करने का काम उसमें प्रगति पर है, और जल्द ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हर घर स्वच्छ पानी का नल पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी सरकार बनेगी। सवाल सीधा सीधी है, आप यहाँ से बेगूसराय का अगर हल्का सा भी दायां बायां मुड़ जाएं, इससे पहले अमृत पेयजल योजना चलाया गया था, आपको मिल जाएगा एक बना बनाया कोठी अलग और चापाकल अलग। चापाकल पानी के बदले बेचारा वो भी अपना जंग खा रहा है और कोठी का ईंट भी उठ के चला गया। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है 5 चरणों में, और 12 तारीख को बेगूसराय में वोट होना है। परिवर्तन के नाम पर नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं, महागठबंधन के नाम पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी वोट मांग रहे हैं, और थर्ड फ्रंट भी एक अपने आप में उन्होंने चुनौती देने की कोशिश की है, और लेफ्ट पार्टी भी अलग अलग
क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार जनता वोट क्यों दे। लोगों की अपनी दलील है, राजनीतिक दलों के नेताओं की अपनी दलील है, लेकिन इस दलील पर जनता कितना भरोसा करेगी, ये देखने वाली बात होगी।